इन साथियों आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल स्मार्ट स्टडी डीएस में। साथियों आप अपने आरआरबी ग्रुप डी 2025 के किसी भी शिफ्ट को अगर आप क्रैक करना चाहते हैं, आप किसी भी शिफ्ट में बैठेंगे, हर शिफ्ट के लिए ये क्लास आपके लिए कारगर होगी। इसमें मैंने साइंस के ऐसे ऐसे क्वेश्चंस लिए हैं जो आपके किसी भी शिफ्ट में बैठ जाने पर यहाँ से 10 से 12 क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको साइंस के सबसे महत्वपूर्ण और संभावित क्वेश्चंस करवाऊंगा जो सीधे सीधे आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। उसके बाद करंट अफेयर का निचोड़ हम लोग देखेंगे। जो जो करंट अफेयर के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाना संभावित हैं, उन सभी क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। तो चलिए, ये पूरी क्लास आपकी 20 नंबर के करंट अफेयर क्वेश्चन पर आधारित है और 25 नंबर के साइंस के क्वेश्चंस पर आधारित है। यानी कि ये 100 में से 45 नंबर आपके यहाँ पर कवरअप करवाएगी ये क्लास। तो आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। अगेन बहुत ध्यान से इन सभी क्वेश्चंस को देखिएगा, अंत में आपको ये क्वेश्चन सभी तैयार हो जाएंगे। बस ध्यान से देखिए क्वेश्चंस को, सवाल को तैयार करवाने की जिम्मेवारी मेरी रहेगी। कौन से शिफ्ट में आपकी परीक्षा है, एक बार कमेंट बॉक्स में बताइएगा। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा बिजली के करंट का एसआई यूनिट क्या होगी। तो क्या होगी आपको याद रखना है, यहाँ पर एम्पियर होता है, ये बात लर्न कर लीजिएगा। अगर हम लोग यहाँ पर शक्ति के यूनिट की बात करें तो यहाँ पर वाट होता है, और विभवांतर की बात करें तो ये वोल्ट हो जाता है। ज्योति तीव्रता यहाँ पर कैंडेला हो जाती है इसकी यूनिट। ये सारी चीज़ें आपको याद करके रखना है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा 1 वाट घंटा किसके बराबर होता है। तो ये साथियों 3600 जूल के बराबर होता है। 1 वाट घंटा ये 3600 जूल के बराबर होता है, बात आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद अगले नंबर क्वेश्चन कह रहा दूध का घनत्व मापने के लिए कौन से उपकरण का प्रयोग करते हैं हम सभी लोग। तो अगर हम लोग बात करें हाइग्रोमीटर की, हाइग्रोमीटर का इस्तेमाल वायुमंडल की आर्द्रता को मापने के लिए करते हैं। बैरोमीटर की अगर बात करें तो वायुमंडलीय दाब मापा जाता है इसके द्वारा। और हाइड्रोमीटर की बात करें तो ये द्रवों का अपेक्षित घनत्व इसमें मापा जाता है। लेकिन जब हम बात करते हैं लेक्टोमीटर की, तो ये दूध का घनत्व साथियों चेक करता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ। उसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। तो मैं कह सकता हूं जो आपका 4 डिग्री सेल्सियस है, इस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगला देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से किसमें ध्वनि की गति सबसे, ध्वनि को एक जगह से दूसरे जगह पर जाने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि चल सकती है ठोस में, और ये चल सकती है द्रव और गैस में। इस प्रकार ये निर्वात में नहीं चल सकती है। निर्वात में इसकी चाल ये 0 मीटर प्रति सेकंड होती है, यानी कि कोई चाल नहीं होती है। वायु में इसकी चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। ये सवाल आपसे पूछा जाएगा। और ध्वनि की अगर चाल पूछे यहाँ पर लोहे में, जल में सॉरी, तो ये आपका 1493 किलोमीटर होगी। और अगर लोहे की अगर बात करें तो 5130 मीटर प्रति सेकंड इसकी चाल होगी। ये सारी चीज़ें आपको याद करके रखनी है। अगला क्वेश्चन कह रहा है दो व्यक्तियों के वार्तालाप में आवाज़ का डेसिबल स्तर होगा। डेसिबल स्तर एक ध्वनि के स्तर की इकाई होती है। ध्वनि अगर ज़्यादा तेज़ है तो वो ज़्यादा डेसिबल कम हो जाएगा। अगर 80-90 डेसिबल की ये आवाज़ है तो असहनीय हो जाएगी, व्यक्ति को प्रॉब्लम फेस करना होगा। लेकिन जब दो व्यक्ति आपस में बात करते हैं उनका डेसिबल लगभग 30 डेसिबल रहता है, इसलिए आपका जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है तारों का रंग निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है। तो तारों का रंग उसके तापमान पर निर्भर करता है। ये कई बार क्वेश्चन आप सभी से पूछा जाता है, तो ये आप सभी लोग राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी कर लीजिएगा। कह रहा है किसका सबसे अधिक अपवर्तनांक होता है। ये कई बार क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है। यहाँ पर एक बात मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप अपने एग्ज़ाम को 100% क्रैक करना चाहते हैं तो हमारे चैनल स्मार्ट स्टडी डीएस को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि कल से मैं आपको यहाँ पर एनालिसिस करवाऊंगा जो भी आपके पेपर होंगे जिस शिफ्ट में होंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि जो भी नोटिफिकेशन आप तक पहुँची नहीं हो और आप उन सभी सेशन को वॉच कर सके। और आरआरबी ग्रुप डी से रिलेटेड पल पल की अपडेट लेना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो अब हम लोग अगर बात करें किसका सबसे अधिक अपवर्तनांक होता है, तो भैया हीरे का नाम आप सभी लोग सुने होंगे। तो हीरे का यहाँ पर अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होता है। कह रहा है सर्किट में विद्युत की उपस्थिति का पता लगाने के लिए
निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर गैल्वेनोमीटर, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है 12 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच 5C के आवेश को स्थानांतरित करने के लिए किया जाने वाले कार्य का मान क्या होगा? अगर हम लोग यहाँ पर बात करें वोल्ट की, वोल्ट यहाँ पर 12 है, कितना है 12 है। अगर कूलॉम की बात करें तो यहाँ पर 5 कूलॉम है। और अगर बात करें आपसे पूछा जा रहा है कार्य, कार्य यानी कि वर्क जो आपसे पूछा जाए तो ये आपका होता है वर्क बराबर ये विभवांतर यानी कि V इंटू क्यू आवेश होता है। ठीक, विभवांतर गुणा आवेश हो गया। अब इनका आपस में गुणा करवा दोगे तो कितना हो जाएगा? अगर हम लोग बात करें 12 पंचे कितना होता है 60, यानी कि ये 12 गुणा 5 हो गया। तो जब 12 गुणा 5 करेंगे तो 12 पंचे 60, यानी कि 60 जूल जो होगा ये आपका मान हो जाएगा किए जाने वाले कार्य का। तो 60 जूल ये आपका कहाँ पर लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए, इस क्वेश्चन को राइट आंसर बताने की कोशिश करिएगा। कह रहा है निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने अपेक्षिकता सिद्धांत यानी कि रिलेटिविटी थ्योरी प्रस्तुत की? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको फिर से बता रहा हूँ। थॉमस ने नहीं, यहाँ पर रदरफोर्ड वे नहीं, अल्बर्ट आइंस्टीन यहाँ पर याद कर लीजिएगा, इन्होंने रिलेटिविटी थ्योरी को यहाँ पर प्रस्तुत किया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है ट्रांसफार्मर की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो आपको ध्यान रखना है माइकल फैराडे की अगर बात करें तो इनके द्वारा ही ट्रांसफार्मर की खोज की गई थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ। डायनमो की खोज किसके द्वारा की गई थी? अगर आपके एग्जाम में आ जाए तो डायनमो की खोज की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर माइकल फैराडे के द्वारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर अगर डायनमो की जगह विद्युत जनत्र आ जाता तब भी यहाँ पर माइकल फैराडे लगा देना, क्योंकि ये दोनों चीजें एक ही होती हैं। अगले नंबर का क्वेश्चन करा है अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया था? तो इन्होंने माइक्रोफोन, टाइपराइटर, डायनामाइट का आविष्कार किया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना। डायनमो की खोज यहाँ पर माइकल फैराडे ने ही की थी और डायनामाइट का आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा किया गया था। उसके बाद देखिए किसी पिंड की कार्य करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? तो आपको मालूम होना चाहिए किसी पिंड की कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ हो जाता है। ये यहाँ पर अगर पूछ लिया जाए सिटी स्कैनिंग में किसका उपयोग किया जाता है? एक्सरे का किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ। कह रहा आधुनिक परमाणु सिद्धांत किसने तैयार किया गया था या किसके द्वारा तैयार हुआ था? तो जॉन डाल्टन के द्वारा आधुनिक परमाणु सिद्धांत तैयार किया गया था। कह रहा एक नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बांधने वाले बल को क्या कहते हैं? तो आपको मालूम होना चाहिए विद्युत चुंबकीय बल कहते हैं। नहीं, दुर्बल नाभिकीय बल भी नहीं, प्रबल नाभिकीय बल कहा जाता है। एक नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को यहाँ पर बांधने वाले बल को प्रबल नाभिकीय बल कहते हैं। ये बात आपको लर्न करके रखना है। कह रहा है यहाँ पर प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम को निम्नलिखित में से किसकी श्रेणी में रखा गया है? तो इसको आइसोटोप की श्रेणी में रखा गया है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, एक लाइक दे दीजिएगा और हमारे चैनल स्मार्ट स्टडी डीएस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अपने एग्ज़ाम को अगर क्रैक करना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो बहुत ही खास है और आप इस वीडियो को लाइक करे होंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में करिएगा। कह रहा भारी पानी आमतौर पर निम्नलिखित में से किस उद्योग द्वारा उपयोग किया जाता है? तो ये किस उद्योग द्वारा उपयोग किया जाता है ये आपको यहाँ पर बताना है। कुल मिलाकर के पेपर के कारखाने, वाहन उत्पादक, तो यहाँ पर परमाणु ऊर्जा उत्पादन संयंत्र जो है ये आपका आप बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है निम्नलिखित किसके प्रवाह के कारण एक इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा इलेक्ट्रिक करंट पास करती है? तो आपका जवाब यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका जवाब जो होगा यहाँ पर धनात्मक और ऋणात्मक आयन, यानी कि धनात्मक आयन और ऋणात्मक आयन के प्रवाह के कारण एक इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा इलेक्ट्रिक करंट पास करा जाता है, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं ये आपको बताना है। ऑक्सीकरण, ये अच्छा क्वेश्चन है। इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति को ऑक्सीकरण कहा जाता है। हमारा शरीर
काम करता है पीएच सीमा के भीतर, यानी कितने पीएच से कितने पीएच तक ये काम करता है, तो ये 7 से लेकर 7.8 इसका पीएच मान होता है अपने बॉडी का। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा। जल जो साबुन लगाने पर अच्छा झाग नहीं बना पाता उसको क्या कहते हैं? खारा जल, भारी जल, मृदु जल या संक्रमित। तो भैया इसको खारा जल, यानी कि यहाँ पर खारा जो जल जो है ये आपको मालूम होना चाहिए। ये होता क्यों है, ये झाग क्यों नहीं बना पाता है? क्योंकि कैल्शियम और मैग्नीशियम अणु जो होते हैं उसमें ज़्यादा होते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम अणु, इसलिए वो झाग नहीं बना पाता है, इसलिए उसको खारा जल कहा जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा हाइबर प्रोसेस का उपयोग करके उत्पादित किया जाता है? तो अमोनिया की बात करें, अमोनिया जो है, अमोनिया हाइबर प्रोसेस का उपयोग करके ही पारित किया जाता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ हो जाता है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ समुद्री जल से निकाला गया है? तो यहाँ पर ब्रोमीन की अगर बात करें तो ये साथियों पदार्थ समुद्री जल से निकाला गया है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कीटाणुओं को मारने के लिए स्विमिंग पूल में डाले जाने वाला गैर धातु कौन सा है? तो ये कौन सा है आपको यहाँ पर बताना है। ये आपका क्लोरीन हो जाता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर। उसके बाद देखिए कह रहा है पेंसिल की लीड बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? पेंसिल की लीड बनाने के लिए ग्रेफाइट का यूज करते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहा है क्वेश्चंस बहुत स्पीड के साथ करवाऊंगा क्योंकि आपको पता है आपके पास टाइम कम है, कम समय में आपको जल्दी जल्दी जितना क्वेश्चन आपको मिल जाए वही कंटेंट आपको मिलना चाहिए जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिले। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके एग्जाम में डिक्टो आएंगे, तो इसलिए आप इन सभी क्वेश्चंस को भरोसे के साथ तैयार करिए। और अगला क्वेश्चन कह रहा है सिरके में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरके की अगर मैं बात करूं तो इसमें लैक्टिक एसिड, सेट्रिक और मौलिक मैलिक या एसिटिक। तो यहाँ पर एसिटिक एसिड इसमें पाया जाता है, इसलिए बात आपको ये लर्न करके रखना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है एल्युमिनियम के सबसे महत्वपूर्ण अयस्क का नाम क्या है, बताइए। तो यहाँ पर बॉक्साइट जो है ये सवाल बहुत बार पूछा जाता है ग्रुप डी के एग्जाम में। ये अलग अलग शिफ्ट में एक शिफ्ट को छोड़ करके इसलिए पूछा जाता है। एल्युमिनियम का अयस्क ये आपका बॉक्साइट होता है, ये बात आपको लर्न करके रखना है। एक और इसका अयस्क होता है जिसका नाम है क्रायो। क्या होता है? क्रायो। सबसे ज़्यादा बॉक्साइट और दूसरे नंबर पर क्रायोलाइट आता है, इसलिए आपको याद कर लेना है। अगले नंबर का क्वेश्चन कह रहा है भारत में पाया जाने वाला कौन एक गैर धात्विक है? तो पायरोफाइलाइट की बात करें तो ये भारत में पाया जाने वाला गैर धात्विक खनिज है। विज्ञान की कौन सी शाखा ट्यूमर के बारे में बताती है? तो कौन सी शाखा बताती है ट्यूमर के बारे में? ये आपसे अगर यहाँ पर पूछा जा रहा है फटाफट आप सभी लोग बता दीजिए। देखिए अगर हम लोग बात करें ऑस्टियोलॉजी की, अगर हम लोग बात करें ऑस्टियोलॉजी की, तो ये ऑस्टियोलॉजी जो है ये हड्डियों के अध्ययन से संबंधित है। एनाटॉमी की अगर मैं बात करूं तो ये मानव शरीर की संरचना से संबंधित है, मतलब उसका अध्ययन किया जाता है। और अगर ऑन्कोलॉजी की बात करें तो ऑन्कोलॉजी ही आपको ध्यान रखना है, ट्यूमर के बारे में बताती है, ट्यूमर या कैंसर के उपचार के संबंध में ये जानकारी देती है। यूरोलॉजी की अगर मैं बात करूँ तो ये पेशाब से संबंधित जो बीमारियां होती हैं उसका अध्ययन और उसको उपचार करने के लिए यूज़ करते हैं यूरोलॉजी का। ये चारों चीज़ें आपको याद कर लेना है। उसके बाद कह रहा है जीव की आंतरिक संरचना का अध्ययन करने वाला शास्त्र कौन सा है? तो शरीर रचना विज्ञान की अगर मैं बात करूं तो जीव की ये आंतरिक संरचना का अध्ययन करने वाला शास्त्र है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ हो जाएगा। वयस्क बिल्ली के कुल कितने दांत होते हैं? इसमें कितने दांत होते हैं? इसमें लगभग 30 दांत होते हैं। देखिए अगर मान लेते हैं कोई बिल्ली यहाँ पर अवयस्क है, जैसे कि यहाँ पर 26 है, मतलब कि न्यू बॉर्न बेबी है, तो उसमें 26 होंगे। उसके बाद देखिए इनमें से कौन उड़ सकता है? हार्नबिल, ऑस्ट्रिच, एमू या पेंगुइन। पेंगुइन नहीं, एमू और ऑस्ट्रिच नहीं, यहाँ पर हार्नबिल जो है ये उड़ सकता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ ए के साथ जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है आपका एग्जाम जो ग्रुप डी का है इसमें पूरी सामान्य ज्ञान नहीं आती, इसमें सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर साइंस के क्वेश्चंस आते हैं। तो साइंस के क्वेश्चन आप तैयार करिए और लास्ट 6 मंथ के यहाँ पर करंट अफेयर के क्वेश्चन तैयार कर लीजिए और रीजनिंग और मैथ के। और मैं आपकी यहाँ पर कंप्लीटली तैयारी करवा भी रहा हूँ। आप ये नहीं कह सकते हैं कि आपकी किसी भी यानी कि दिसंबर के महीने में किसी भी दिन शिफ्ट हो
जो मैं आपको बताऊंगा कम पढ़ाने के साथ जो भी चुनिंदा क्वेश्चंस आपके यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर चुनिंदा क्वेश्चंस यानी कि जो आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होंगे, सबसे खास होंगे और आने की पूरी पूरी संभावना होंगी, तो आपको यहाँ पर साइंस, करंट अफेयर और आपको रीजनिंग और मैथ, इन सभी यानी कि सारा क्वेश्चंस और ये सभी तैयारी करवाएंगे हम। तो आप सभी लोग हमारे चैनल स्मार्ट स्टडी डीएस को सब्सक्राइब करके अच्छी तरीके से पढ़िए और आपकी एक सीट, जो भी वैकेंसी है उसमें एक सीट आपको ज़रूर मिलेगी। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन संसार में सबसे अधिक तीव्रता से काटता है। तो बहुत तेजी के साथ यहाँ पर पनामा का दीपक कहते हैं, ये दिमक, सॉरी, पनामा की दिमक कहते हैं कि आपको याद कर लेना है। निम्नलिखित अंगों में से कौन सा एक अंग पित्त रस का स्राव करता है। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, कई बार आता है आपके एग्जाम में। यकृत आप लोग याद करिएगा, ये अंग पित्त रस का स्राव करता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कौन सा अंग वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल बनाता है। वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल कौन बनाता है। यकृत आपका यहाँ पर जवाब हो जाएगा, यही वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल बनाता है। उसके बाद कह रहे हैं निम्नलिखित में से किस जानवर की छोटी आंत होती है। अगर मैं बात करूं किस जानवर की होती है, तो शेर की अगर बात करें, शेर की छोटी आंत होती है। आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ। मानव रक्त में प्लाज्मा की लगभग कितनी मात्रा होती है। तो ये लगभग यहाँ पर 55 से 60% जो मात्रा होती है मानव रक्त में प्लाज्मा झिल्ली में होती है। उसके बाद निम्नलिखित में से किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाई जाती है। तो आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा, आप लोग पता क्या लगाएंगे, लोहित कोशिकाओं की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है। सही जवाब ऑप्शन नंबर ए के साथ है, तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए, हार्मोन इंसुलिन हमारे शरीर में किस ग्रंथि द्वारा निर्मित होता है। तो ये किस ग्रंथि द्वारा होता है। अग्न्याशय ग्रंथि के द्वारा हार्मोन इंसुलिन हमारे बॉडी में अग्न्याशय ग्रंथि के द्वारा यहाँ पर निर्मित होता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो ये अग्न्याशय ही आपको बताना है, ठीक है। उसके बाद देखिए, यहाँ पर सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है कौन। तो यहाँ पर ये अगर क्वेश्चन आ जाए तो यहाँ पर सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि की बात करें तो अवटु ग्रंथि जो है ये सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। ये इसका राइट आंसर, जिसको हम लोग थायराइड ग्रंथि कहते हैं, जो कि गले से संबंधित होती है, ठीक है। उसके बाद देखिए, विटामिन बी से कौन सा संबंधित नहीं है, फटाफट बता दीजिए। विटामिन बी की यहाँ पर बात चल रही है। क्या यहाँ पर बात करें एस्कॉर्बिक एसिड, अगर हम लोग बात करें, ये नियासिन विटामिन बी3 का यहाँ पर रासायनिक नाम है, तो ये विटामिन बी से संबंधित है। राइबोफ्लेविन की बात करें तो विटामिन बी2 का रासायनिक नाम है। और उसके अलावा थायमिन की अगर मैं बात करूं तो विटामिन बी1 का रासायनिक नाम है। और अगर हम लोग एक्सकार्बिक एसिड की बात करें तो ये विटामिन सी का रासायनिक नाम है। तो ये बी से संबंधित नहीं होगा, जब नहीं होगा तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, यहाँ पर ट्रांस वसा के कारण निम्नलिखित में से किस में वृद्धि होती है। मैं कहूँगा खराब कोलेस्ट्रॉल की वृद्धि होती है, जो कि यहाँ पर खराब कोलेस्ट्रॉल बनता है। उसके बाद देखिए, विटामिन ए की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है। वही टॉपिक मैंने यहाँ पर लिए हैं जो एग्जामिनर बार बार पूछता है, और ये हर एक शिफ्ट में पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं कि शुरुआत की शिफ्ट में और अंत की शिफ्ट में नहीं, हर शिफ्ट में यहाँ पर आपके क्वेश्चन बनेंगे। इसलिए किसी भी शिफ्ट में आपकी परीक्षा आपको दिक्कत, कोई प्रॉब्लम लेने की ज़रूरत नहीं है। आपकी सारी शिफ्ट में से किसी भी शिफ्ट में है तो आपका पेपर क्रैक हो जाएगा। बस इतनी चीज़ें आपको जो जो क्लासेस प्रोवाइड करवा रहा हूँ, वो सारी चीज़ें, वो सारी क्लासेस आपको बहुत ही ध्यान से देखनी है। तो विटामिन ए की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा रोग हो जाता है। तो यहाँ पर रतौंधी नामक विटामिन ए की कमी से होता है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सी की कमी का लक्षण है। तो सी की जब कमी हो जाता है तो मसूड़ों से खून निकलता है, पेट बाहर आ जाता है, रतौंधी हो जाती है, पेट में दर्द हो जाता है, और मसूड़ों में दिक्कत जो कि विटामिन सी से जाती है। तो विटामिन सी की कमी नहीं होना चाहिए। उसके बाद देखिए, गायों और भैंसों में एंथ्रेक्स फैलाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रेरक एजेंट जिम्मेदार होता है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ जीवाणु की, अगर बात करें तो जीवाणु यहाँ पर जिम्मेदार होते हैं, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। गायों और भैंसों में जो एंथ्रेक्स पाया जाता है ये जीवाणु द्वारा ही फैलाया जाता है। अगला देखिए, पौधों में मूल रोमों द्वारा जल किस प्रक्रिया से अवशोषित किया जाता है, उसको क्या कहते हैं।
तो उसको पता है क्या कहते हैं, उसको यहाँ पर परासरण कहा जाता है। पौधों में मूल रोमों के द्वारा जल जिस प्रक्रिया से अवशोषित होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, परासरण कहते हैं। अगर हम लोग बात करें हाल ही में कौन, ये आपके अब यहाँ से भैया क्या है, यहाँ से आप सभी के स्टार्ट हो चुके हैं क्वेश्चन जो करंट अफेयर के होंगे। मैंने आपको यहाँ पर साइंस के क्वेश्चन सभी करवा दिए हैं। 50 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हुए हैं। अब आपके क्वेश्चन जो स्टार्ट होंगे वो यहाँ पर करंट अफेयर के क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। आपको पता है लगभग 20 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे पूरे के पूरे करंट अफेयर के। तो ये 20 क्वेश्चन देखिए आपके कैसे एग्जाम में आएंगे करंट अफेयर के। कौन दक्षिण कोरिया में संयुक्त राष्ट्र कमांड का 18वां सदस्य बन चुका है? तो किसकी बात चल रही है, यहाँ पर जर्मनी की बात चल रही। जर्मनी आपका जवाब हो जाएगा। आनंद महिंद्रा को कहाँ स्थापित यंग इंडिया स्किल्स यूनिवर्सिटी का चेयरमैन नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर कहाँ ये किया गया है, तेलंगाना में किया गया, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। उसके बाद अगले नंबर का क्वेश्चन कह रहा है आरबीआई ने किसे तमिलनाडु मार्केटाइल बैंक का एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया है, ये आपसे पूछ रहा है। तो एस सुकुमारन नायर को यहाँ पर ये मार्केटाइल बैंक का यहाँ पर एमडी सीईओ नियुक्त किया गया है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। हाल ही में भारत के किस देश से आयातित स्टील पर डंपिंग रोधी जांच शुरू की गई है? तो ये किस पर की गई है, यहाँ पर वियतनाम पर की गई है। सही जवाब वियतनाम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है किसने राष्ट्रीय गीत, 1 मिनट, ये क्वेश्चन आपका छूटा है एक, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। एक क्वेश्चन छूट गया है उसको छोड़ दीजिए। हम लोग 57 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं हाल ही में किसने मंकी पॉक्स को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया है? तो यहाँ पर किसने किया है ये भी मालूम होना चाहिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन मंकी पॉक्स को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया है। उसके बाद देखिए किस देश में संवैधानिक अदालत ने प्रधानमंत्री पद से बर्खास्त कर दिया है, फटाफट मुझे बताइए। तो थाईलैंड आपका जवाब हो जाएगा। इन्होंने संवैधानिक अदालत में प्रधानमंत्री पद को यहाँ पर बर्खास्त किया है। कह रहा है जम्मू कश्मीर के स्पेशल डीजी निम्नलिखित में से किसको नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर नलिन प्रभात इनका नाम है और ये जम्मू कश्मीर के स्पेशल डीजी के रूप में नियुक्त हुए हैं। उसके बाद देखिए किस देश में 15 अगस्त के दिन राष्ट्रीय शोक के दिन के रूप में मनाया जाता है? तो यहाँ पर क्या जवाब होगा, क्या आपका जवाब बांग्लादेश है? अगर आपने बांग्लादेश दिया है तो आपका जवाब बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर 15 अगस्त के दिन को राष्ट्रीय शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसके बाद देखिए NIRF सूची में कौन लगातार छठी बार शीर्ष पर रहा है? IIT मद्रास। ये क्वेश्चन रिपीटेड हो चुका है, आप लोग देखिएगा। अगला देखिए किसने प्रवर्तन निर्देशालय का नया डायरेक्टर नियुक्त किया है? तो यहाँ पर इसका नाम आपसे पूछ लिया जाए तो आप लोग क्या बताओगे? तो यहाँ पर गोविंद मोहन या शुभम शुक्ला, राहुल नवीन या इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी लोग ध्यान से पढ़िए और राइट आंसर देने की कोशिश करिए। राहुल नवीन को यहाँ पर प्रवर्तन निर्देशालय का नया डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। किसे संयुक्त राष्ट्र में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? अगर इनका बात करें प्रवर्तन नैनी हरीश ये इनका नाम है और इनको संयुक्त राष्ट्रीय भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। उसके बाद देखिए किसे संयुक्त भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है, ये रिपीट क्वेश्चन हो चुका है। हाल ही में किस देश ने डेंग वैक्सीन डेंगली ऑल के तीसरी चरण का परीक्षण किया है? यहाँ पर डेंगू का लीजिएगा ये आपका, तो ये कहाँ पर किया गया है आपसे पूछ ले तो आप लोग क्या बताओगे इसका क्वेश्चन? तो यहाँ पर अपने देश भारत ने ही यहाँ पर डेंगू वैक्सीन के तीसरे चरण का परीक्षण शुरू किया है। उसके बाद DRDO ने लंबी दूरी के ग्लाइड बम गौरव का सफलतापूर्वक यहाँ पर परीक्षण किया है। ये उड़ीसा में किया है, उड़ीसा आपका जवाब हो जाएगा। और IIT गांधीनगर में अगर हम लोग बात करें IIT के साथ मिलकर, IIT गांधीनगर में मिलकर किस IIT के साथ यहाँ पर नर्मदा का शुभारंभ किया गया है? तो IIT इंदौर आपका जवाब हो जाएगा। IIT गांधीनगर में IIT इंदौर का शुभारंभ किया गया है। उसके बाद देखिए कौन मिस्टीन ग्लोबल 2025 को भारत को रिप्रेजेंटेट करेगी? तो इनका नाम क्या है? बस इतनी सी बात आपसे पूछी जा रही है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
कह रहा किस देश के वैज्ञानिकों ने अपशिष्ट कम करने के लिए प्लास्टिक खाने वाले कवक की खोज की है। तो ये किस देश ने की है, ये आपको बताना है सीधे से। फटाफट आप सभी लोग मुझे राइट आंसर बताने की कोशिश करिए कि यहाँ पर क्या राइट आंसर हो जाता है आप सभी का। क्या जर्मनी, चीन, जापान या इनमें से कोई नहीं? तो आपने यहाँ पर नाम सुना होगा, इस सिटी का क्या होता है, चीन, जापान या जर्मनी। तो जर्मनी आपका जवाब होना चाहिए, क्योंकि जर्मनी देश के वैज्ञानिकों ने अपशिष्ट कम करने के लिए प्लास्टिक खाने वाले एक कवक की खोज की है। उसके बाद कह रहा है किस देश में ऑपरेशन सद्भाव शुरू किया गया है। तो ये आपको किस देश के द्वारा शुरू किया गया है, ये आपको बताना है। अपने देश भारत ने ही ऑपरेशन सद्भाव की शुरुआत की है। और 5 क्वेश्चन और मैं करवा रहा हूं, और ये 5 क्वेश्चन आपके जो कह रहा है, हाल ही में चौथा ग्लोबल बायो इंडिया सम्मेलन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। ये कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में किया गया। आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ। अगला देखिए यहाँ पर, हाल ही में कौन सा देश वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक में टियर 1 पर पहुंच गया है? तो टियर 1 पर जो पहुंचा है वो कौन सा देश पहुंचा है, ये आपको बताना है। बताइए। अगर टियर 1 की मैं बात करूं, नेपाल, श्रीलंका या भारत, कौन सा देश यहाँ पर शीर्ष पर रहा है? तो यहाँ पर आपने नाम सुना होगा, क्या नाम सुना है? भारत देश। भारत देश आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अपने देश भारत देश ने वैश्विक ये साइबर सुरक्षा सूचकांक में टियर 1 पर पहुंच चुका है। कह रहा है यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, किस देश ने हिजाब पर प्रतिबंध लगाया है? तो ये बात आपको यहाँ पर फटाफट बताना है। ताजिकिस्तान ने हिजाब पर यहाँ पर क्या लगाया है? प्रतिबंध लगाया। कह रहा है चक्रवाती तूफान जिसका नाम है वेनबिका ने किस देश को प्रभावित किया है? तो ये कहाँ आया है? तो यहाँ पर तूफान चक्रवाती, यानी कि यहाँ पर उसके बाद 15, यानी कि ये आपके टॉप लेवल के क्वेश्चन थे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में आप सभी लोग देंगे। तो इस 75 क्वेश्चन में आप सभी लोग 50 क्वेश्चन देखे हैं साइंस के, और 25 क्वेश्चन देखे हैं आप सभी लोग करंट अफेयर के। तो कैसी लगी ये क्लास? एक बार इसको लाइक करिएगा अगर लाइक नहीं किए हैं। और अभी तक आपको अगर ये क्लास की पीडीएफ लेनी है तो चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, आपको ज़रूर ये पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाएगी। पहली पीडीएफ आपको मॉडल पेपर और दूसरी पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर पेपर की। और ऐसे ही आप सभी को अपनी तैयारी को मजबूत करवाते रहना है। और जब जब मैं सेशन आपके लिए अपलोड करूं, और आप उन सभी सेशन को वॉच करिएगा। और आपके एग्ज़ाम में कम समय बाकी है तो इस पीडीएफ को एक बार ज़रूर देख लेना। सरसरी निगाहों से जितना देख सकें उतना पढ़ लेना। रीजनिंग के क्वेश्चन, मैथ के क्वेश्चन और साइंस के क्वेश्चन, आपको यहाँ पर जीत मिलेगी। एग्ज़ाम हॉल में आपको निराशा का सामना नहीं करना पड़ेगा। बस एक बात, जितना पढ़ सकते हैं उतना इस वीडियो को रिपीट करिएगा। बस ये वीडियो आपको रिपीट करना है, बाकी मैं नहीं कहूँगा कि आप मेरी पीडीएफ को वॉच करिए, ठीक है? तो कैसी लगी ये क्लास एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हम सभी लोग मिलते हैं आने वाले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।